चाणक्य फोरम प्रेजेंट्स रण क्षेत्र। हाय अंश, आज रण क्षेत्र के लिए कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं? राम जी, टॉपिक बहुत सारे आज हमारे पास। मैं मतलब स्टार्ट आपके साथ करना चाहूंगा। एक खबर आई है, एनडीटीवी की न्यूज़ है। तो जो डॉक्टर शाहीन थी, उनका कहना है कि असली काम जो है उनका वो शुरू होता है 4 बजे के बाद। मतलब मुझे थोड़ा समझ नहीं आया। एक बार रेड फुट ब्लास्ट हुआ है, उसमें अब जांच चल रही है, कई सारी गिरफ्तारियां हो रही हैं और उस घटना से जुड़े हुए अब कई परतें खुल रही हैं। उसी मामले में एक एंगल ये भी निकला है, जैसे एनडीटीवी ने कवर किया है, कि जो शाहीन है, डॉक्टर शाहीन है, उनके साथियों ने बयान देना शुरू किया है आइडेंटिटी हाइड करने पर, कि उनका वो एक डार्क मजाक करती थी कि असली काम मेरा 4 बजे के बाद शुरू होता है। यानी जो हॉस्पिटल में या मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जो उनकी जॉब थी, वो एक जस्ट हाइड स्ट्रक्चर था, उसको छुपाने के लिए काम करती थी, और उनका एक्चुअल काम वो 4 बजे के बाद एक मजाक के तौर में कहा करती थी। दरअसल वो एक मजाक के तौर पे नहीं, अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो एक सच्चाई थी। तब उनके साथियों ने, उनके कलीग्स ने इस बात को बहुत ही मजाक के रूप में लिया था, लेकिन अब जो जांच हो रहा है, इसमें एक चीज ऐड जी करना बोलो। चाहूंगा। तो इसी न्यूज में ना एक एंगल ये भी सामने आया था कि जैसे ये मैरिड हैं बट या मे बी डाइवोर्स्ड हैं और इनके बच्चे भी थे, तो इन्होंने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया। मतलब वो इनके हस्बैंड के साथ रह रहे हैं। सो मतलब ये कैसा माइंडसेट है, हम मतलब इस चीज को कवर कर सकते हैं कि कैसा माइंडसेट है इनका, कि कितना ज्यादा अलग माइंडसेट है अपनी फैमिली से दूर। जब माइंडसेट की बात आई तो 2-3 पहलुओं को देखना बहुत जरूरी है। एक, इन्होंने अच्छी खासी जॉब को छोड़ दी, ठीक है, जो गवर्नमेंट जॉब यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन से जो मिला था उस जॉब को छोड़ा, उस जॉब में भी इनडिसिप्लिन रही, वहाँ पे इन्होंने विदाउट नोटिस और इन्फॉर्मेशन ये उन्होंने जॉब छोड़ दी। इंस्टीट्यूशन ने, उस ऑर्गेनाइजेशन ने इनको कई नोटिस दिए कि भाई आप बताओ, वहाँ से एकदम गायब हो गई। इसे हम एमआर में ले सकते हैं इस खबर को, कि उनके जो माइंडसेट है या किस ऐसा नहीं है कि वो जो डेवलपमेंट हुई है या जो घटना हुई है वो रातों रात या किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस है। उनका अगर हम हिस्ट्री देखें तो पहले से ही इनडिसिप्लिन रही हैं। इस यूनिवर्सिटी में आने के बाद भी वो एक डार्क जोक के रूप में या मजाक के रूप में ये कहती थी कि मेरा असली काम तो 4 बजे के बाद शुरू होता है। तो शिवा, वो उस वक्त मजाक के तौर पे चल रहा था। बहुत सारे कलीग जो हैं उस चीज़ को समझ नहीं पाए होंगे उस टाइम पे, लेकिन अब जो ये घटना हुई है इसके बाद जो है उनके मजाक या उन सब उस वक्त जो वो बातें कहती थी उसको उनके साथ ही अब कह रहे हैं और इस पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बड़ी खबर रहती है, जिसको अगर हम इसमें एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी ऐड करें कि जैसे अगर वो अपनी फैमिली से ही दूर होने के लिए तैयार है, तो ये माइंड मतलब कितना उनका ब्रेन वॉश हो चुका है कि वो कितनी इजीली और लोगों को भी इन्फ्लुएंस कर सकती हैं। पॉसिबिलिटी है इस एंगल। बिल्कुल, इसलिए इसको एमआर में ले लेते हैं। और दूसरी जो बड़ी खबर आ रही है वो है यूनिवर्सिटी को लेके। ठीक है, अल फलाह, ठीक है, मैं बताता हूँ। अल फलाह यूनिवर्सिटी जो है उसको लेकर अब कई परतें खुल रही हैं। मैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊँ आपको। जिस तरह से यहाँ घटना हुई, जिस तरह से वहाँ अब जांच चल रही है, उस हिसाब से अब उस पर कार्रवाई भी हो रही है। अभी जो उसको लेकर कुछ और तथ्य जो सामने आए हैं उसको जानने के बाद आपको लगेगा कि पूरी यूनिवर्सिटी के स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है। और हम ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब ये घटना हुई, गिरफ्तारियां हुई, तो यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं भूपिंदर कौर आनंद ने, उन्होंने एक रिटन लेटर जारी किया, बयान जारी किया और कहा कि यूनिवर्सिटी का उन डॉक्टर्स से, जो डॉक्टर शाहीन हैं और जो बाकी डॉक्टर्स गिरफ्तार हुए हैं जो इस एक्टिविटी में शामिल थे, उनसे उनका एक प्रोफेशनल रिलेशन था, एक ऑफिशियल प्रोफेशनल रिलेशन था। यूनिवर्सिटी का उसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इस अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर जो अब फैक्ट्स आ रहे हैं उससे लगता है कि पूरी यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर ही खराब था। तो जैसे हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, राइट? सो हम यहाँ पे एक दूसरे को सब जानते हैं, सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं। सो हाउ इज इट पॉसिबल, मतलब ये कैसे पॉसिबल है कि जो चांसलर हैं इसके, भूपिंदर कौर, अगर वो एडमिट कर रहे हैं कि हमारा सिर्फ मतलब प्रोफेशनल एक होता है, हमें इस बारे में नॉलेज ही नहीं है। तो ये मेरा क्वेश्चन है, मतलब ये हम पब्लिक के सामने भी रख सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि आपको अपने कलीग से। हाँ, ये एक जांच का विषय है। ऑर्गेनाइजेशन जांच भी कर रही है और ये सवाल वाजिब भी बनता भी है कि आप इंस्टीट्यूशन के हेड होते हुए इन तथ्यों से कैसे अनजाने रहे। और सिर्फ इतना ही तथ्य नहीं है, मैं बताऊं, NAAC हमारी जो UGC के अंतर्गत जो ऑटोनोमस बॉडी है, जो इंस्टीट्यूशंस को
देखती है, उनकी रैंकिंग करती है, उनमें क्वालिटी कैसी है, इस चीज़ का पूरा ध्यान रखती है। एनएसी ने कहा है तो इस यूनिवर्सिटी के जो 2 बड़े कॉलेजेस हैं जिनका नाम, जिनकी एक इंजीनियरिंग कॉलेज जिनकी शुरुआत हुई, उसकी जो मान्यता है वो 2018 में ही एक्सपायर हो गई है। यानी 2018 से लेकर 2025 तक की जो एडमिशन हुई है, जो पूरा सेशन चल रहा है, ये कैसे चल रहा है अपने आप में एक सवाल है। और जब इसकी मान्यता 2018 में ही खत्म हो गई थी तो अब तक ये कैसे एडमिशन ले रहे थे, किस तरह से ये काम चल रहा था। लेकिन देखने के बाद ये भी है कि एक इंस्टीट्यूशन जिसकी मान्यता खराब हो गई है उसके बावजूद में एडमिशन ले रहे हैं, तो पूरा फ्रॉड वहां पे भी है, यूनिवर्सिटी के एडमिशन पे भी है। इस बोलो, अभी हमने पीछे कवर किया था ना कैप्सूल या टीसीडी में, तो जिसमें सर ने एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे से कि ये जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जब बंदा इसे ओन करता है उसके और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ये कहाँ तक आपको पॉसिबिलिटी लगती है इस चीज की कि वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन ऑर्गेनाइजेशंस में ये काम नहीं हो रहा होगा? देखिए, इन अल फलाह नाम से जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इनका और भी इंस्टीट्यूशन है जो इस नाम से काम कर रही हैं, और जिस तरीके से उनमें फ्रॉड सामने आ रहा है वो तो सामने आ ही रहा है। इनके मालिक तो फ्रॉड के मामले में 3 साल जेल गए हुए हैं, तिहाड़ जेल काट के आ चुके हैं। इसके बावजूद भी ये एक और इंस्टीट्यूशन है अल फलाह स्कूल ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इसकी भी जो वैलिडिटी थी वो 2011 से लेकर 16 के बीच में ही थी, यानी वो भी उसकी समाप्त हो गया है। इसके बावजूद भी ये ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, लेकिन अब गवर्नमेंट इस पर चूड़ियां कस रही है, कार्रवाई कर रही है। NAAC ने इन्हें नोटिस दिया है और इनसे जवाब मांगा है कि क्यों आप पे कानूनी कार्रवाई ना की जाए। आप जो आपने ये गलत अपने वेबसाइट पे आपके एक्सपायर होने के बाद भी आपने इसे रखा है। इसके अलावा इस इंस्टीट्यूशन की जो डोनेशन है, जो फंडिंग हो रही है, जो डोनेशन के नाम पे जो फंडिंग हो रही है, उसकी जांच भी ED करेगी। यानी इस इंस्टीट्यूशन को अल फलाह जहाँ पे डॉक्टर शाहीन रही और पूरा आतंक का मॉड्यूल जो चल रहा है, व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का, उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं है, उसके जो बाकी इंस्टीट्यूशन है उनमें भी फ्रॉड है। इसके जो ऑनर है उनकी फ्रॉड लेके एक लंबा चौड़ा उनका इतिहास है फ्रॉड का। अल फलाह के नाम से जो बाकी इंस्टीट्यूशन चल रही हैं उनमें भी फ्रॉड की ही उम्मीद लग रही है, क्योंकि जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इतनी फ्रॉडगिरी हुई है और इस तरह का काम हो गया, तो बाकी इंस्टीट्यूशन से भी कोई बहुत अच्छा उम्मीद नहीं किया जा सकता। हम लेके किस में ला सकते हैं? इसको हम कैप्सूल में ले सकते हैं। अच्छा नहीं, हाँ, बड़ा नेटवर्क है, बड़ा टॉपिक है। एक इंस्टीट्यूशन में इस तरह से काम हो रहा है, इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को डिफेंड किया कि भाई हमारा कोई एसोसिएशन नहीं। एक्सप्लेन भी कर पाएंगे। हाँ, और ये पूरा एक मतलब ना, इनके तो परते पाई परत जो है लेयर बाय लेयर खुलती जा रही है, तो इसे हमें कैप्सूल में ले लेना चाहिए। एक ना न्यूज और है, या हम बोले कि एक रिपोर्ट और है। सो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो ये सब आपस में चैट करते हैं, जो भी इनके बीच में कन्वर्सेशंस होती थी नॉर्मल व्हाट्सएप पे नहीं, एक ऐप है थ्रीमा ऐप। सो इट्स लाइक वो एंड टू एंड इतना ज्यादा इनक्रिप्टेड है, इतना उसमें प्रोटेक्शन है कि अगर मैंने आपको कोई मैसेज इस ऐप के थ्रू सेंड किया तो जैसे ही आपके पास वो डिलीवर होगा, आप उसे सीन करोगे, वो मैसेज हट जाएगा वहां से, और उसको कोई भी उसके बाद ट्रैक नहीं कर सकता। ऐसा उस एप्लीकेशन में है। ऐसी कुछ एप्लीकेशंस गवर्नमेंट ने पहले बैन करी थी, उसमें से ये भी एप्लीकेशन है जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है। इसमें हम ये क्वेश्चन जनरेट कर सकते हैं कि ये यूज में कैसे आ रही है। ये गवर्नमेंट ने इसे बैन कर रखा था और एक बैन ऐप ये यूज कर रहे थे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बातों को शेयर करने के लिए। ये एक बड़ा यूं कहें कि एक बड़ा सवाल उठता है, और इसको और ज़्यादा हमें इसमें डिटेल समझने की ज़रूरत है कि कैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो आज के डेट में जो नए ऐप्स आ रहे हैं, जो नए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, उसके माध्यम से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं और चीज़ों को इंस्टीट्यूशन से, ऑर्गेनाइजेशन से बचा के रख रहे हैं। तो ये पूरा ऐप है क्या, कैसे वो लोग यूज़ करते हैं, और किस तरह से उन्होंने इस वाइट कॉलर मॉड्यूल में इन लोगों ने यूज़ किया, इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। और हम ये किस में, ये TCD में कवर करें? TCD इसे हम भेज सकते हैं, सर देख लेंगे, बट ये कैप्सूल के लिए भी अच्छा ऑप्शन है। तो 2 रख लेते हैं इसको कैप्सूल। हाँ, 2 ऑप्शन रख लेते हैं। ये वो पहलू हैं जो रेड फोर्ट में ब्लास्ट होने के बाद जो घटनाएं हुई हैं, जो जिस तरह से जांच एजेंसीज कर रही हैं, उस पे जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसको लेके जो डिफरेंट मीडिया हाउसेस खबर कर रही हैं, उसके आधार पे जो नया अपडेट है, ये तमाम एंगल उस केस से जुड़कर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हमें पड़ोस के देशों पे भी अगर हम ध्यान दें तो कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिस पर हमें बात करनी चाहिए, जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी तरह ये घटना बांग्लादेश में हुई है। वहाँ पर मोहम्मद यूनिस ने बयान दिया कि देश में
जुलाई चार्टर का रेफरेंडम जो है उसी वक्त हो जाएगा जब जनरल इलेक्शन होगा। बता दें बांग्लादेश में जुलाई चार्टर के नेशनल रेफरेंडम के लिए कुछ दिन पहले प्रोटेस्ट भी हुए थे और उसकी एक अलग मांग उठी थी, जिसके बाद ये बयान आया है। अब बांग्लादेश में फरवरी के महीने में, अगले वर्ष फरवरी के महीने में चुनाव होने की घोषणा हुई थी। तारीख की अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। उससे पहले जुलाई चार्टर की बात कही। जुलाई चार्टर बता दें ये उस वक्त आया जब प्रोटेस्ट हुआ, शेख हसीना की सरकार गिरी, मोहम्मद यूनिस की सत्ता में आए और जिस तरह से जिस स्टूडेंट प्रोटेस्ट के माध्यम से आए उसके बाद ये चार्टर बनाया गया, जिसमें कुछ बांग्लादेश फ्यूचर रिफॉर्म्स को लेकर बात कही गई है, जिसपे देश के कई पार्टियों ने शामिल की है। लेकिन हाँ बोलो। मेरा जो इसमें क्वेश्चन मतलब हम्म। मेरे दिमाग में है जी बता। कि मोहम्मद यूनस के लिए ये कितना जरूरी है कि एक तरफ वो दिखाता है कि उसको सत्ता में रहना है, मतलब वो लालच, वो भूख की, अब तक वो अनाउंस नहीं कर रहा था बहुत टाइम तक कि कब इलेक्शन होने चाहिए क्या है। तो अगर हम ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाए कि उसका मतलब माइंडसेट क्या है, क्या साइकोलॉजी क्या है उसकी। मोहम्मद यूनिस की आपने बात कही कि मोहम्मद यूनिस के लिए जुलाई चार्टर या इस तरह के अनाउंसमेंट कितनी महत्वपूर्ण, माइंडसेट किस तरह से। देखिए मोहम्मद यूनिस का सत्ता में आना ही क्वेश्चनेबल था। हाँ। जिस तरह से वो इलेक्टेड नहीं है, वो एक प्लांटेड कह लें उनको, एक एक न्यूसेंस है। और जिस तरह से उनकी सत्ता में आने के बाद कंट्री में राइट्स हुए, माइनॉरिटीज के साथ जुल्म हुआ, जिस तरह से वहाँ चीजें बिगड़ी, उस हिसाब से इनको अगर हम कहें सत्ता में रहने की लालच तो है, लेकिन चुनाव कराने का एक दबाव भी है। बहुत सी ताकतें हैं जो उस समय जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उनकी भी मांग है कि चुनाव होना चाहिए, इसलिए चुनाव को लेकर इन्होंने घोषणा तो कर दी है लेकिन डेट अनाउंस नहीं किया है। जुलाई चार्टर जिसकी ये बात की है, जिसको इन्होंने कहा है कि उसी टाइम पे होगा जब जनरल इलेक्शन होगा, उसको लेकर भी विवाद है। कुछ लोग उसके प्रोटेस्ट में हैं, कुछ लोग उसके समर्थन में हैं। ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण इसलिए है डिस्कस करना क्योंकि फरवरी के में चुनाव की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम हाल के बांग्लादेश में, हाँ नेक्स्ट ईयर, तो हाल के अगर हम बांग्लादेश में 2-4 दिन को देखते हैं तो जिस तरह से वहाँ प्रोटेस्ट हुए हैं, जिस तरह से क्रूड बॉम्ब हुए हैं, जिस तरह से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, तो ये सवाल अब उठता जा रहा है कि क्या बांग्लादेश में शांतिपूर्ण चुनाव हो पाएंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात जो इस 5 अगस्त से पहले शेख हसीना जो कि सत्ता में थी, उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया है, उनके स्टूडेंट यूनियन को बैन कर दिया गया है, लीडर्स गिरफ्तार हुए हैं, कई तरह की कार्रवाइयाँ हुई हैं। इन सब के बीच में बांग्लादेश में क्या हो सकता है, मोहम्मद यूनिस के इस बयान का क्या मतलब है और किस तरह से बांग्लादेश के फ्यूचर को हम अगर इस तरह से देखें तो ये एक बहुत बेहतरीन टॉपिक हो सकता है। इसको भी हम एमआर में लेके जाते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे। श्योर। ठीक है। एक न्यूज़ और है जी, सुसाइड बॉम्बिंग्स इन पाकिस्तान वर कैरिड आउट, मतलब कि जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर कह लें, मोहसिन नकवी, तो उनका कहना है कि जो पाकिस्तान में भी बॉम्बिंग हुई थी ना इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर, तो उन्होंने बोला कि अफगान द्वारा करवाई गई है। अब उन्होंने कहा है कि अफगान नेशनल्स ने की है। तो जो क्वेश्चन इसमें मेरे माइंड में है, मेरे पब्लिक के माइंड में भी होगा, व्यूअर्स के माइंड में भी हो सकता है कि ये जो पाकिस्तान की सरकार है इनको खुद ही नहीं पता कि स्टेटमेंट क्या देना है। अभी कल परसों हमने एमआर में कवर किया था, ख्वाजा आसिफ को ही नहीं पता कि टीटीपी ने उसका अपने ऊपर करवाया है। उसका था कि अच्छा ऐसा हो चुका है, उन्होंने ले लिया है। तो एक तरफ आपका जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कुछ और कह रहा है और इंटीरियर मिनिस्टर कुछ और कह रहा है। तो ये क्यों है, मतलब अगर हम इसको एक्सप्लेन कर पाए कि ये क्यों है, इनका क्या है। देखिए इसको भी अपन एमआर के लिए अच्छा सब्जेक्ट हो सकता है। हाँ। और ये देखिए पाकिस्तान पे वैसे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है, उसके बयान अलग अलग होते हैं, कुछ नेता कुछ बोलते हैं, कुछ नेता कुछ बोलते हैं। हालांकि वहाँ के जो आर्मी है वो सुप्रीम कंट्रोल करती है, सब कुछ वही कंट्रोल करती है। लेकिन जो इस्लामाबाद में घटना हुआ उसके बाद 2 तरीके अलग अलग बयान है। एक ने कहा कि भाई पहले तो ये इंडिया को भी ब्लेम कर रहे थे। पहले इंडिया को ब्लेम किया, फिर अफगानिस्तान नेशनल की बात कही, फिर इन्होंने सबको इल्जाम ठहराया सिवाय अपने के कि हमारी भी गलती हो सकती है। इन्होंने अपना वो जैसे बढ़ावा दिखाना नहीं होता कि वी आर रेडी फॉर द वॉर, देख लेंगे जब होगी तो फ्रंट वॉर, और हुआ कुछ भी नहीं है। मतलब आप सिर्फ ब्लेम गेम खेल रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में चल क्या रहा है। उनको बताया जा रहा है कि टीटीपी इसका ब्लेम अपने ऊपर ले चुका है, मतलब टीटीपी इसको बोल रहा है कि हमने करवाया है, उनको पहले वही नहीं पता है। उसके बाद इनका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि ये इंडिया ने करा है, इंडिया की साजिश है, बट हम लड़ाई के लिए तैयार हैं। इंडिया की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था इसको लेके ना, जो रिलीज करा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
तो इनके माइंडसेट के ऊपर भी बात कर सकते हैं, और इनकी सरकार में आपस में ही नहीं बनती, मतलब पता ही नहीं है, आपस में बात ही नहीं हो रही कि हम दोनों ने बात ही नहीं करी कि भाई बोलना क्या है। एक सिंगल कोई डिसीजन नहीं है, एक किसी को पता नहीं है कि क्या बोलना है। हाँ। खैर जिन्होंने बोला उन्हें तो वैसे भी नहीं पता होता है कि क्या बोलना है, और ये बंदे सरकार चला रहे हैं, और ये बंदे सरकार चला रहे हैं, और भी हमारे पड़ोस में। हाँ। ठीक है, बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन हाँ, ये जो इनके इश्यूज होते हैं कि ये दो सरकार में रहते हुए दो अलग अलग लोग बात कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये घटना हुई क्या, उसके पीछे कौन से लोगों ने उसकी ऑनरशिप ली है, और किस तरह सरकार जो है इसे ट्विस्ट कर रही है, और भारत को बेवजह इन्वॉल्व करने की क्यों कोशिश की, ये तमाम सवाल इस घटना और इस बयान से उठते हैं। और इसमें ये भी एक एंगल हम देख सकते हैं कि ये कैसे अपनी ही आवाम को पागल बना रहे हैं। हाँ। लोग तो वहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, बट जो कुछ 1% बुद्धि वाले हैं वो सवाल तो उठा रहे होंगे कि ये जो अटैक हुआ है इसके पीछे कौन है। तो कभी कुछ सवाल, कभी कुछ जवाब, कभी कुछ, कि अपनी ही जो आपकी जनता है, आवाम है, उसको घुमाते रहो। ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। हाँ, ये एक एंगल बनता है कि भाई जब गवर्नमेंट के ही मिनिस्टर्स जो हैं, जो रूल कर रहे हैं, जो वहाँ सरकार चल रहा है, उन्हीं के ही अलग अलग बयान आ रहे हैं, तो घटना से संबंधित जो असली सवाल है, जो जनता के मन में भी हो, पाकिस्तानी जो कॉमन पाकिस्तानी शायद उनमें मन में भी हो, तो वो तो एक अलग ही, हालांकि वहाँ कॉमन सेंस की कोई बात है नहीं, लेकिन फिर भी हम इसको कहते हैं कि इसको अपन एमर में ले लेते हैं। तो आज ये सब कुछ करते हैं कवर इसमें। खैर, आज ये बड़े टॉपिक हैं और ये वो डिफरेंट एंगल हैं जो भारत में जो रेड फोर्ट हुआ उससे जो नए अपडेट्स आए, हमने वो पॉइंट आउट किए। इसके अलावा जो पड़ोस के देश में जो बड़ी दो घटनाएं हुई, जिसको और पाकिस्तान, इस पर हमने ये बात की, और देखते हैं आगे और क्या होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। राम राम। Chanakya Forum presents Ranakkshetra.